Okay, let's start with MCQ number 30. A 1-year-old child presented with severe macrocytic anemia with subnephrotic range proteinuria. His B12 levels are low. So what is the diagnosis? Option A, Emerson Grasbeck disease is a congenital B12 deficiency. ठीक है, ये हमने कल डिस्कस किया कि ये ऑप्शन करेक्ट है, इसमें B12 की डेफिशिएंसी होती है और प्रोटीन्यूरिया होगा पेशेंट को एंड द विटामिन B12 लेवल्स विल बी लो. और जो करेक्ट नहीं है ऑप्शंस, आई जस्ट वांट टू डिस्कस दैट. Like Rogers syndrome. Rogers syndrome is a classical triad of megaloblastic anemia, diabetes mellitus and sensory neural deafness. It is Rogers syndrome को हम TRMA thiamine responsive megaloblastic anemia भी कहते हैं because it occurs due to deficiency of thiamine transporter. ठीक है, जब हम लार्ज डोजेस में थायमिन देंगे तो पेशेंट इंप्रूव करेगा, मेगालोब्लास्टिक एनीमिया भी इंप्रूव होगा, डायबिटीज मेलाइटिस भी इंप्रूव होगी, दो सेंसरी न्यूरल डेफनेस विल परसिस्ट. Next is the Pearson syndrome. Pearson syndrome, it occurs due to large mitochondrial deletions. The patient will present with pancytopenia, specifically sideroblastic anemia. ठीक है, sideroblastic anemia होगा और macrocytic blood picture होगी इसमें. This macrocytic anemia is actually non-megaloblastic anemia, and the patient will also present with exocrine insufficiency, failure to thrive, and lactic acidosis. Next is the Didmot syndrome. Didmot syndrome is also called Wolfram syndrome. ये इसमें कोई बोन मैरो फेलियर नहीं होती, कोई साइटोपिनिया नहीं होती. तो ये सब ऐसी कंडीशन है जिसमें कोई प्रोटीन्यूरिया नहीं है. So only this one is associated with anemia and proteinuria and B12 deficiency. So option A is correct. 31. Which of the following is not true about tropical flu? Tropical flu is a chronic malabsorption disorder है, ठीक है, usually associated with bacterial overgrowth, growth होती है after some enteric infection. So which option is not correct about that? Not option A is not corrected by folate treatment. B is corrected by antibiotic treatment. More severely affects the distal ileum. D's option is have both folate and cobalamin deficiency, and E is it causes megaloblastic anemia. तो जो ऑप्शन करेक्ट नहीं है वो ऑप्शन नंबर ए है, नॉट करेक्टेड बाय फॉलेट ट्रीटमेंट, बिकॉज जब भी हम फॉलेट ट्रीटमेंट देते हैं देयर इज रैपिड क्लिनिकल इंप्रूवमेंट होती है विद इन डेज ऑफ स्टार्टिंग फॉलेट थेरेपी. डायरिया एंड वीकनेस विल इंप्रूव फर्स्ट. सेकेंडली, इट इज एसोसिएटेड विद बैक्टीरियल ओवरग्रोथ, तो हम जब टेट्रासाइक्लिन देते हैं, डॉक्सीसाइक्लिन देते हैं, द पेशेंट विल शो इम्प्रूवमेंट. फिर और ये डिजिटल ईवीएम को इफेक्ट करता है. दिस ऑप्शन इज करेक्ट. इट इफेक्ट्स बोथ, हैव बोथ फॉलेट एंड B12 डिफिशिएंसी होती है मेलअब्जॉर्प्शन की वजह से, एंड द पेशेंट विल प्रेजेंट विद मेगालोब्लास्टिक एनीमिया. एक और चीज़ यहाँ पे समझ लें कि ट्रॉपिकल फ्लू और सीलिक डिजीज दोनों ही क्रॉनिक मेलअब्जॉर्प्शन डिसऑर्डर है. इसमें सीलिक डिजीज में एंटी-TTG एंटीबॉडीज पॉजिटिव होते हैं, जबकि ट्रॉपिकल फ्लू में एंटी-TTG एंटीबॉडीज नेगेटिव होते हैं. 32. The earliest specific indicator of folate deficiency is what? Serum folate levels हैं, red cell folate levels हैं, elevated homocysteine levels हैं, या serum B12 levels हैं. तो earliest जो indicator of folate deficiency is serum folate levels है, उसके बाद जो red cell folate हम करवाते हैं, उसके बाद उसकी deficiency. ठीक है. अच्छा, यहाँ पर ये कॉन्सेप्ट समझ लें. यहाँ पर आप देखेंगे ये एक रिएक्शन है जिसमें होमोसिस्टीन कन्वर्ट होता है मेथियोनिन में, और इसमें मिथाइल B12 और टेट्राहाइड्रोफोलेट दोनों यूज हो रहे हैं. ठीक है, अगर टेट्राहाइड्रोफोलेट की डेफिशिएंसी होती है या मिथाइल B12 की डेफिशिएंसी होती है तो दोनों केस में होमोसिस्टीन विल नॉट बी कन्वर्टेड इनटू मेथियोनिन और हमें ब्लड में होमोसिस्टीन लेवल्स एलिवेटेड मिलेंगे, सीरम होमोसिस्टीन लेवल्स एलिवेटेड मिलेंगे. ठीक है, तो ये एक नॉन स्पेसिफिक टेस्ट है कि हमें डिफ्रेंशिएट नहीं कर सकता कि आइदर B12 की डेफिशिएंसी है या फोलेट की डेफिशिएंसी है. लेकिन अगर आप ये वाला रिएक्शन देखें जिसमें मिथाइल मेलोनाइल कोए इज गोना कन्वर्टेड इनटू सक्सिनाइल कोए और यहाँ पे B12 यहाँ पे यूज हो रहा है, तो अगर B12 की डेफिशिएंसी हुई तो MMA विल नॉट बी कन्वर्टेड इनटू सक्सिनाइल कोए और MMA लेवल ब्लड में राइज हो जाएगा. तो जब ये MMA लेवल इंक्रीज होगा तो इट इज स्पेसिफिक टू B12 डिफिशिएंसी. ठीक है, तो ये टेस्ट हम यहाँ पे करवाते नहीं है, बट थियोरेटिकली ये आपको याद होना चाहिए. Okay, next is 33. Macrocytic anemia is seen in all except macrocytic anemia हमें acute blood loss में नहीं मिलता, क्योंकि acute blood loss में normocytic normochromic anemia होता है. बाकी जो सारी conditions हैं जिसमें hemolytic anemia होता है, B12 deficiency या folate deficiency या combined B12 and folate deficiency, इन सब में macrocytic anemia होता है. ठीक है. 34. A 60-year-old patient presents with anemia, okay, requiring blood transfusion. There is also associated mild thrombocytosis. The most likely diagnosis is A. GI bleed,
B. MDS with 5q deletion, C. both of the above, C. acute leukemia and A. plastic anemia। ये दोनों कंडीशन तो रेलिवेंट नहीं है। GI ब्लीड में भी ये होता है कि हेमरेज की वजह से सेकेंडरी रिएक्टिव थ्रोम्बोसाइटोसिस होती है, और जो MDS है विद 5q डिलीशन, इसमें भी एक परसेंटेज होती है जिसमें पेशेंट प्रेजेंट करता है थ्रोम्बोसाइटोसिस के साथ। तो ये ऑप्शन ए और बी दोनों करेक्ट हैं, ठीक है। तो सी हम इसमें जो है टिक करेंगे, ठीक है। नेक्स्ट इज द अर्लीस्ट न्यूरोलॉजिकल साइन ऑफ मेगालोब्लास्टिक एनीमिया इज ए लॉस ऑफ पोजीशन सेंस, लॉस ऑफ वाइब्रेशन सेंस, ठीक है। इसमें जो है ऑप्शन ए जो है करेक्ट है। लॉस ऑफ पोजीशन सेंस होती है मेगालोब्लास्टिक एनीमिया में ड्यू टू डैमेज टू द पोस्टीरियर कॉलम, ये बाकी इससे रिलेटेड नहीं है, ठीक है। नेक्स्ट इज द कोबालामिन डेफिशिएंसी इज कैरेक्टराइज्ड बाय ऑल ऑफ द फॉलोइंग एक्सेप्ट। जब भी विटामिन B12 की डेफिशिएंसी होती है, पेशेंट किस तरह प्रेजेंट करेगा? ग्लोसराइटिस होगा, कॉग्निटिव इम्पेयरमेंट होगी, पेशेंट को जॉन्डिस के साथ प्रेजेंट करेगा, माइल्ड हेमोलिसिस होती है जो B12 डेफिशिएंट पेशेंट्स होते हैं, और रेड बीफी पेनफुल टंग होती है, ठीक है। तो एसोफेजियल वेब्स हैं कि विटामिन B12 आयरन डेफिशिएंसी में होता है। इन केस ऑफ ब्लमर-विंसन सिंड्रोम, ब्लमर-विंसन सिंड्रोम इज अ ट्राइड जिसमें आयरन डेफिशिएंसी होती है, एसोफेजियल वेब्स होते हैं, और उसकी वजह से डिस्फेजिया होता है पेशेंट को। सो ऑप्शन ए इज द करेक्ट इन दिस केस। 37 which of the following may be associated with pernicious anemia? So ऑप्शन बी इज एंटीथायराइड एंटीबॉडीज। कल भी हमने पढ़ा था कि जो Hashimoto's thyroiditis है, तो इट इज एसोसिएटेड विद पर्निशियस एनीमिया, और सो हम एंटीथायराइड एंटीबॉडीज करवा सकते हैं। नेक्स्ट इज फोलेट डेफिशिएंसी ऑफ ड्यूरिंग प्रेगनेंसी कैन कॉज, और जो अगर फोलेट डेफिशिएंसी हो प्रेगनेंसी में तो इट विल कॉज न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट, ठीक है। हेमोलिटिक एनीमिया का इससे वो जो हेमोलिटिक एनीमिया नहीं होती इसकी वजह से, ठीक है। नेक्स्ट इज फोकोमेलिया, ये क्या है? ये सीवियर लिम्फ डिफेक्ट्स है विच इज सीन इन थैलेडोमाइड यूज। अगर प्रेग्नेंट फीमेल थैलेडोमाइड यूज करिए ड्यूरिंग फर्स्ट टाइमेस्टर तो सीवियर लिम्फ डिफेक्ट्स होते हैं बच्चे को, तो दीज ऑल आर नॉट एसोसिएटेड विद दैट। तो फोलेट डेफिशिएंसी के साथ न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट होता है, ठीक है। नेक्स्ट इज फॉर कोगुलेशन स्टडीज, ब्लड सैंपल ऑफ अ पेशेंट इज टेकन इन एंटीकोगुलेंट एज। हम कौन सी ट्यूब भी इस्तेमाल करते हैं जब हमें जो है कोगुलेशन स्टडीज़ करनी होती है? हम ब्लू टॉप यूज़ करते हैं जिसमें ट्राइसोडियम सिट्रेट होता है इन अ रेशियो ऑफ 9:1। 9 पार्ट्स ब्लड के होते हैं, 1 पार्ट जो है वो ट्राइसोडियम सिट्रेट होता है, ठीक है। ब्लू टॉप बॉटल होती है। Okay, VWF is synthesized in, VWF जो है वो it is synthesized in viable pallidi bodies of the endothelial cells, ठीक है। ये endothelial cells में भी बनता है और मेगाकेरोसाइट्स में भी बनता है, वहाँ पे फिर अल्फा ग्रैन्यूल्स में ये पैक होकर रिलीज होता है, ठीक है। और प्लेटलेट्स में एक्चुअली सिंथेसाइज नहीं होता क्योंकि प्लेटलेट्स ए न्यूक्लिएटेड होते हैं, लेकिन हमारे पास यहाँ पे ऑप्शन जो है वो इस तरह का ऑप्शन नहीं है क्योंकि प्लेटलेट्स में स्टोर होते हैं, सिंथेसाइज नहीं होते, लेकिन प्लेटलेट्स में होते हैं ये। सो इन दैट सेंस अगर कहें तो ABC देन ऑल आर करेक्ट कि इसमें तीनों में von Willebrand फैक्टर होता है, ठीक है। Platelets have a 41 platelets have a lifespan of how many days? 7 days है, 10 days है, 12 है, 15 days है, none of the above। तो it is 10 days, ठीक है। ऑप्शन बी इज करेक्ट। एवरेज जो है वो लिखा हुआ है कि बुक में ये लिखा हुआ है कि इट इज 8 to 10 days एवरेज लाइफ स्पैन। 42 okay, bleeding disorders marked by prolonged bleeding time, normal platelet count and absence of platelet aggregation in response to aggregates like ADP, collagen, arachidonic acid and thrombin is what? अब यहाँ पे हमें प्लेटलेट डिफेक्ट बताया है, ठीक है, जिसमें क्या होगा कि ब्लीडिंग टाइम प्रोलॉन्ग है, प्लेटलेट काउंट नॉर्मल है, ठीक है, और एब्सेंस ऑफ प्लेटलेट एग्रीगेशन हो रही है इन सब के साथ जो है रिस्पॉन्स जो है वो क्या है? एब्सेंस ऑफ प्लेटलेट एग्रीगेशन इन रिस्पॉन्स टू these agonists। तो which option is correct? The correct option is Glanzmann thrombasthenia, ठीक है, ये वाला जो ऑप्शन है। इसलिए क्योंकि जो ग्लैंडमैन थ्रोम्बोसिनिया इट इज़ अ प्लेटलेट डिफेक्ट है जिसमें GP2B3A का डिफेक्ट होता है। तो कल मैंने एक पिक्चर से आप लोगों को समझाया था कि जब भी GP2B3A का डिफेक्ट होगा तो एग्रीगेशन नहीं होगी, ठीक है। तो जो है अगर हम इसकी और इसमें ये होता है कि ब्लीडिंग टाइम, पेशेंट ब्लीडिंग के साथ आपके पास आ सकता है। जब हम ब्लीडिंग प्लेटलेट काउंट देखते हैं CBC में तो वो बिल्कुल नॉर्मल होता है, तो हम ब्लीडिंग टाइम करवाते हैं तो ब्लीडिंग टाइम प्रोलॉन्ग होगा और उससे हमें होगा कि इट में बी अ केस ऑफ ग्लेंसमैन। इसके बाद जब हम प्लेटलेट एग्रीगोमेट्री करवाते हैं उसमें हम चेक करते हैं कि जो GTT है इसमें हमें एब्सेंट एग्रीगेशन मिलती है।
अगर हम एगोनिस्ट एडीपी, कोलेजन, एराकिडोनिक एसिड या थ्रोम्बिन डालते हैं तो इसमें एब्सेंट एग्रीगेशन होती है। ओनली सिर्फ इसका रिस्पॉन्स टू रिस्टोसिटन ठीक होता है, बाकी सबके साथ एब्सेंट होता है। ठीक है। अच्छा, ये बर्नर्ड सॉलियर है, बर्नर्ड सॉलियर नहीं हो सकता क्योंकि इसमें ये एक एडिशन डिफेक्ट है और इसमें हमें लार्ज साइज के प्लेटलेट्स मिलते हैं पेरिफेरल स्मीयर में, कल हमने डिस्कस किया था, और प्लेटलेट काउंट कम होता है, थ्रोम्बोसाइटोपिनिया के साथ प्रेजेंट करता है। और बीएस और जो है वो एक एडिशन डिफेक्ट है जिसमें देयर इज नो रिस्पॉन्स टू रिस्टोसिटिन होता है। ठीक है, प्लेटलेट एग्रीगोमेट्री में। ग्रे प्लेटलेट सिंड्रोम ये एक स्टोरेज डिफेक्ट है जिसमें अल्फा ग्रैन्यूल की डेफिशिएंसी होती है और इसमें सेकेंडरी वेव एब्सेंट होती है प्लेटलेट एग्रीगोमेट्री में। और मे हेगलिन डिफेक्ट है, इसमें जाइंट प्लेटलेट्स मिलते हैं, डोले बॉडीज होती हैं। ठीक है, इट इज़ नॉट एसोसिएटेड विद दैट। और VWD है, ये भी जो है VWD इसमें एब्सेंट रिस्पॉन्स टू रिस्टोसिटिन होता है, ये भी एक एडिशन डिफेक्ट है लाइक बर्नर्ड की तरह। ठीक है, सो द करेक्ट ऑप्शन हियर इज ग्लेंसमैन। PTT is a measure of which pathway? It is a measure of intrinsic, extrinsic and common pathway। ठीक है, तो ज़्यादा हम जो देखते हैं वो हम लिखेंगे, इसमें जो ऑप्शन सबसे बेहतर है वो एक्सटेंसिक पाथवे का है। 2 PT मेजर्स बोथ, जो आप याद रखें तो एक्सटेंसिक एंड कॉमन पाथवे बोथ। ठीक है। A defect in which of these coagulation factors would result in abnormal PT and APTT। अगर आप वो Y वाला डायग्राम याद रखें जो मैंने कल आपको बताया, तो उसमें PT एंड APTT जो प्रोलॉन्ग थे हमने बताया कि वो दोनों प्रोलॉन्ग होंगे व्हेन देयर इज डिफेक्ट इन कॉमन पाथवे। और कॉमन पाथवे में कौन सा आता है? फैक्टर 2, 7, 12 या 9। तो फैक्टर 2 इज इन द कॉमन पाथवे। ठीक है, इसके अलावा फैक्टर 10 है, फैक्टर 5 है, वो भी कॉमन पाथवे का डिफेक्ट है। अगर सिर्फ PT प्रोलॉन्ग होता है आइसोलेटेड, तब आपने सोचना है कि इट इज़ फैक्टर 7 डिफिशिएंसी। ठीक है, और अगर सिर्फ आइसोलेटेड APTT प्रोलॉन्ग होता है तब आपने हीमोफीलिया का सोचना है, हीमोफीलिया A है, B है, C है या फैक्टर 12 है। ठीक है। Which of the anticoagulants act on फैक्टर 5 एंड 8? ये भी हमने कल डिस्कस किया था कि प्रोटीन C जो है इट इज एन एंटीकोगुलेंट, इट स्टॉप्स कोगुलेशन, और कैसे स्टॉप करता है? वाया फैक्टर 5 एंड 8। सो सेकंड ऑप्शन इज करेक्ट इन दिस केस। विच टेस्ट इवेलुएट्स द इंट्रिंसिक पाथवे? सेम APTT। ठीक है, इंट्रिंसिक पाथवे के लिए APTT होता है। व्हाट डज वॉन विलीब्रेंट फैक्टर डू? ठीक है, बाइंड प्लेटलेट्स टू ईच अदर। ठीक है, हमने कल डिस्कस किया था कि प्लेटलेट्स टू ईच अदर कौन बाइंड करता है? वो GP2B3A की जो रिसेप्टर्स हैं प्लेटलेट्स पे, वो आपस में बाइंडिंग उनकी वजह से होती है। ठीक है, बाइंड प्लेटलेट्स टू सब एंडोथेलियम, बाइंड प्लेटलेट टू फॉस्फोलिपिड सरफेस, कैरीज फैक्टर 7 और क्लीव्स फैक्टर 5। तो ये भी ऑप्शन है जिस, क्योंकि ये एंडोथेलियल के साथ बाइंड होता है। ठीक है। 48 features of the antiphospholipid syndrome include all of the following except features of the antiphospholipid syndrome includes all of the following except। ठीक है, इसमें हमने ये बताना है कि prolonged PT, prolonged APTT, high incidence of venous thrombosis और placental infarction and fetal loss confirmation by the phospholipid neutralization test। ठीक है, इसमें ऑप्शन ए है prolonged PT। जब भी एंटीफॉस्फोलिपिड एंटीबॉडी सिंड्रोम होगा तो APTT प्रोलॉन्ग होगा। ठीक है, इसमें वेनस थ्रोम्बोसिस का रिस्क ज़्यादा होता है, पेशेंट प्रेजेंट करेगा DVT के साथ प्रेजेंट कर सकता है, रिकरेंट मिस कैरेजेस के साथ प्रेजेंट कर सकता है। ठीक है, इन द फर्स्ट ट्राइमेस्टर। इसके अलावा फीटल लॉस होता है क्योंकि, और या प्लेजेंटल इन्फेक्शन होता है ड्यू टू प्लेजेंटल इनसफिशिएंसी। ठीक है, और इसका हम एक टेस्ट होता है जब हम कंफर्मेशन करना होता है तो हम क्या करते हैं कि मज़ीद उसमें फॉस्फोलिपिड्स या प्लेटलेट्स ऐड करते हैं और जो फिर उसकी वजह से APTT करेक्ट हो जाता है। सो दिस ऑल इज रिलेटेड टू एंटीफॉस्फोलिपिड सिंड्रोम। ठीक है, तो द करेक्ट ऑप्शन जो है, जो रॉन्ग है, वो है प्रोलॉन्ग्ड PT, ऑप्शन है। ठीक है। द मेजर कॉज ऑफ मोर्टेलिटी इन फैंकनी एनीमिया इज द डेवलपमेंट ऑफ acute leukemia, MDS, bone marrow failure, chromosomal breakage, head and neck malignancies। ठीक है, द मेजर कॉज ऑफ मोर्टेलिटी की कॉज क्या है इन फैंकनी एनीमिया? इज द डेवलपमेंट ऑफ बोन मैरो फेलियर। जब पैनसाइटोपिनिया इतना ज़्यादा हो जाएगा तो दैट इज द कॉज ऑफ मोर्टेलिटी इन दीज पेशेंट्स। ठीक है, ये इसकी कॉज है। क्रोमोसोमल ब्रेकेज जो है फैंकनी इज द कॉज ऑफ फैंकनी एनीमिया। ऑप्शन MCQ 50 है, डेप्थ एंड
diapoxybutane or mitomycin C test may be negative or may reveal only chromosomal instability in a subgroup of cells in case of A is Fanconi anemia, B dyskeratosis congenita, C acquired aplastic anemia, डी इज फेनकिनी एनीमिया मोज़ेक एंड ई इज डिस्प्लेजिया। ठीक है, यहाँ पे हम क्या है बोन मैरो फेलियर सिंड्रोम डिस्कस कर रहे हैं, जिसमें जो मोस्ट कॉमन एक है ए प्लास्टिक एनीमिया, और ए प्लास्टिक एनीमिया एक्वायर्ड टाइप का भी होता है और जो है इनहेरिटेड टाइप का होता है फेनकिनी एनीमिया। ठीक है, फेनकिनी एनीमिया क्या होता है, इट अकर्स ड्यू टू क्रोमोसोमल ब्रेकेज की वजह से जो होता है। और ये हम कैसे डिटेक्ट करते हैं, हम टेस्ट करते हैं डेप टेस्ट एंड माइटोमाइसिन सी टेस्ट है। जब हम क्रोमोसोम्स को एक्सपोज करते हैं ये अल्काइलेटिंग एजेंट्स इनके साथ एक्सपोज करते हैं तो ब्रेकेज ऑफ क्रोमोसोम्स होती है, हमें क्रोमेटिड ब्रेक्स मिलते हैं अंडर द माइक्रोस्कोप जब हम देखते हैं। ठीक है, तो दैट टेस्ट इज पॉजिटिव फॉर फेनकिनी एनीमिया। कुछ केसेस ऑफ फेनकिनी एनीमिया जिसमें फेनकिनी एनीमिया मोज़ेक कहते हैं, उसमें ये टेस्ट नेगेटिव भी आ सकता है। ठीक है, अगर ये टेस्ट नेगेटिव आता है तो इसको हम इस कैटेगरी में डालेंगे Fanconi anemia mosaic. So the option D is correct here. ठीक है, डिस्केरेटोसिस कंजेनिटा ये भी एक बोन मैरो फेलियर सिंड्रोम है जिसमें टीलोमेयर डिसऑर्डर होता है। इसमें अगर ये डेप टेस्ट एंड माइटोमाइसिन टेस्ट नॉर्मल होता है, इट्स अ टीलोमेयर डिफेक्ट, शॉर्टनिंग ऑफ टीलोमेयर होती है इसमें। नेक्स्ट इज 51. The minimal criteria for diagnosis of dyskeratosis congenita does not include which of the following feature. ठीक है, अभी ये जो डीसी है डिस्केरोसिस कंजेनिटा इस अ ट्राइड। ठीक है, आप इस तरह याद रखिए एक ट्राइड है किस चीज़ का, इसमें होता है एबनॉर्मल स्किन पिगमेंटेशन, नेल डिस्ट्रॉफी एंड ल्यूकोप्लेकिया, ये तो इसका ट्राइड है। तो इसमें कौन सी चीज़ है, विच वन इज डज नॉट इंक्लूड, जो इंक्लूडेड नहीं है, एंड दैट इज बोन मैरो फेलियर, सॉरी शॉर्ट स्टेचर। इसमें शॉर्ट स्टेचर नहीं होता, शॉर्ट स्टेचर यूजली एसोसिएटेड होता है फेनकिनी एनीमिया के साथ, बाकी सब इसके साथ इससे करते हैं क्योंकि इट्स अ बोन मैरो फेलियर। तो ऑप्शन इज ओनली शॉर्ट स्टेचर। 52. Signs of malabsorption, pancreatic insufficiency and failure to thrive are apparent in which of the following inherited syndromes. ठीक है, ये malabsorption, pancreatic insufficiency and failure to thrive are apparent in which of the following inherited syndromes: Fanconi anemia, Schwarman-Diamond syndrome, DBA, Diamond-Blackfan syndrome, CDA। ठीक है, ये एक एमडीए जैसे इसमें डिस्प्लेजिया होता है, और ये भी जो है इन्फेंसी में या अर्लियर पेशेंट प्रेजेंट करते हैं सीडीए के साथ। ठीक है, इसमें डिस्प्लेजिया होगा, इसमें सिर्फ डीबीए में सिर्फ एनीमिया होगा। ठीक है, एंड साइक्लिकल न्यूट्रोपिनिया। तो जब भी पेनक्रियाटिक इंसफिशिएंसी आती है, माल एब्जॉर्प्शन आता है एंड फेलियर टू थ्राइव आता है, और आपको कोई बोन मैरो फेलियर सिंड्रोम की तरफ जाना है, तो श्वॉर्मैन डायमंड सिंड्रोम इज द ऑप्शन। ठीक है, बी इज करेक्ट इन दिस केस. Which of the following pathogenic feature is common to most of the bone marrow failure inherited syndromes? ठीक है, FA जीन म्यूटेशन है, जो फेनकिनी जीन म्यूटेशंस होती हैं, टेलोमेरेज शॉर्टनिंग होती है, पेनक्रियाटिक इनसफिशिएंसी होती है, एक्यूट माइलॉइड ल्यूकीमिया M4 M5 एंड टर्ट एंड TINF2 म्यूटेशंस हैं। ठीक है, ये म्यूटेशंस हैं जो बोन मैरो फेलियर में होती हैं। लेकिन इसने कहा कि कॉमन फीचर क्या है जो तकरीबन सब बोन मैरो फेलियर सिंड्रोम जो हमें मिलता है, एंड दैट इज टेलोमेरेज शॉर्टनिंग, टेलोमेयर शॉर्टनिंग। ठीक है, a 1-year-old child presents with transfusion dependent anemia and failure to thrive. What would be the percentage of erythroid precursors in the bone marrow to label it as a case of congenital प्योर रेड सेल एप्लेजिया? ठीक है, प्योर रेड सेल एप्लेजिया है तो इसका ये मतलब है कि हमारे ये भी एक बोन मैरो फेलियर सिंड्रोम है जिसमें हमारे पास एरिथ्रॉइड प्रीकर्सर बहुत कम होते हैं। कितने कम होते हैं उन्होंने ये पूछा है। इट इज़ लेस देन 10%, लेस देन 0.1% हो गया, एरिथ्रॉइड प्रीकर्सर्स का पूछ रहे हैं। ठीक है, लेस देन 0.5%, लेस देन 5% और लेस देन 1%। सो द ऑप्शन इज डी 5%। ठीक है, नॉर्मली ये एरिथ्रॉइड प्रीकर्सर जो होते हैं वो 30% होते हैं इनकी परसेंटेज। सो इफ दैट इज लेस देन 5% तो हम कह सकते हैं कि इट इज़ अ प्योर रेड सेल एप्लेजिया, कि रेड सेल्स बन ही नहीं रहे, उसके जो प्रोजेनेटर सेल्स ही नहीं है। ठीक है, 55. 25 years old female presented with severe pallor. CBC showed neutrophils of less than 0.2 into 10 raised to power 9 per liter. Bone marrow cellularity was 20%. How severe is the aplastic anemia? अच्छा, यहाँ पर ही हमें खुद ही इन्होंने बता दिया कि पेशेंट को एप्लास्टिक एनीमिया है।
25 ईयर्स ओल्ड फीमेल है, इसको पैलर है यानी एनीमिया है, न्यूट्रोफिल काउंट भी कम है। नॉर्मली जो हमारे पास होता है 1.5 से ऊपर होना चाहिए, 1.5 टू 7.5 तक होता है ना न्यूट्रोफिल्स काउंट। अगर ये लेस देन 0.2 हो जाए और बोन मैरो सेलुलैरिटी 20% है, तो व्हाट इज द हाउ सीवियर इज द एप्लास्टिक एनीमिया। इसके लिए हमें एक क्राइटेरिया दिया होता है जिसे हम कैमेटा क्राइटेरिया कहते हैं। सीवियर एप्लास्टिक एनीमिया जो है उसमें क्या है कि हाइपोसेलुलर मैरो होनी चाहिए प्लस 2 ऑफ द फॉलोइंग, ANC लेस देन 0.5, ANC less than 0.5, platelets less than 20, रेटिकुलोसाइट काउंट लेस देन 20 हो तो सीवियर एप्लास्टिक एनीमिया है, ठीक है। और वेरी सीवियर एप्लास्टिक एनीमिया में क्या होगा कि ANC जो है वो लेस देन 0.2 हो जाएगा, यहाँ पे ANC लेस देन 0.2 हो जाएगा। और जो नॉन सीवियर या मॉडरेट एप्लास्टिक एनीमिया होता है इसमें हाइपोसेलुलर मैरो विद साइटोपिनियाज नॉट फुलफिलिंग द बोथ ऑफ द थ्रेशोल्ड्स। अब यहाँ पर हमारे पास देखें यानी ANC के बेस पे बेसिकली हम सेपरेट करेंगे। प्लेटलेट्स इसमें भी लेस देन 20 है, रेटिकुलोसाइट्स काउंट लेस देन 20 है यहाँ पर। ANC अगर लेस देन 0.2 हो तो ये किस में आएगा, वेरी सीवियर में। सो इन दिस केस द ऑप्शन विल बी बी, ठीक है। और इसको हम कहते हैं कैमेटा क्राइटेरिया, ठीक है। 56 question. A 2 years old child presented with 7-day history of fever, pallor, erythematosus rash on both cheeks. CBC revealed HB of 3 gram per deciliter with platelets 90 and TLC count of 3.5. HB भी कम है, platelets भी कम है, TLC भी कम है. Bone marrow shows less than 5% erythroid precursors. Most likely etiology is, यहाँ पे DBA डायमंड ब्लैकमैन सिंड्रोम में सिर्फ एनीमिया होता है, ठीक है। CDA में मैंने बताया कि डिस्प्लेजिया होगा, डिस्प्लेजिया के कोई फीचर्स यहाँ पर हमें वो हमें बताएंगे। पार्वोवायरस B19 इन्फेक्शन है, फेमकेनी एनीमिया या पियर्सन है, ठीक है। इट्स अ पार्वोवायरस B19 इन्फेक्शन क्योंकि इसमें हमें रैश भी बताया कि देयर इज अ रैश ऑन बोथ चीक्स और जो है पैनसाइटोपिनिया है, ठीक है, और 7 डे की जस्ट हिस्ट्री है। तो और इरिथ्रॉइड अगर हम बोन मैरो करेंगे तो इरिथ्रॉइड लेस देन 5% होगा। सो इट्स अ केस ऑफ पार्वोवायरस B19 इन्फेक्शन जिसमें जो है इरिथ्रॉइड प्रीकर्सर्स कम हो जाएंगे, ठीक है। ओके, नेक्स्ट इज द 57 a suspected case of PNH showed absence of which of the following markers on flow cytometry of red cells। अच्छा, ये PNH का एक केस है। PNH में क्या होता है, देयर इज म्यूटेशन इन, देयर इज अ पिगाजीन म्यूटेशन, ठीक है। पिगाजीन क्या करते हैं, इनकोड्स फॉर GPI एंकर्ड प्रोटीन्स और वो